सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं और बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सूरत-ए-हाल बेहतर से बेहतर होती जा रही है। इंडेक्स रोज़ाना की बुनियाद पर नए नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है। आज भी हमने 499 पॉइंट्स का इजाफा इंडेक्स में देखा, जिसके बाद जो 92,500 की सतह है इंडेक्स अब वो भी क्रॉस कर चुका है। ये स्टेबिलिटी अब हमें एक लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट होती नज़र आ रही है, चूँकि तमाम इकनॉमिक इंडिकेटर्स इस वक्त बहुत ही मुस्बत जोन में पॉजिटिविटी की तरफ गामजन है। इंटरेस्ट रेट को हम देख रहे हैं वो ग्रेजुअल कम हो रहा है, फिर जो इन्फ्लेशन रेट है वो ऑलरेडी इस वक्त सिंगल डिजिट में। तो सारी चीज़ें मिलकर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी इस वक्त भरपूर तरीके से मददगार साबित हो रही हैं। अब आने वाले दिनों में जो 6 फिगर्स का एक मैजिकल फिगर है वो कब तक अबूर हो सकता है, उसके लिए एक डेडलाइन प्रेडिक्ट की गई थी कि 31 दिसंबर शायद वो तारीख हो, ये साल ख़त्म होने से पहले पहले हम उस हिस्से को भी अबूर कर लें। लेकिन ऐसा महसूस मार्केट की ग्रोथ है कि शायद उससे बहुत पहले ये टारगेट अचीव करने में मार्केट कामयाब हो जाएगी। शहरियार भट्ट साहब मैनेजर हैं डारसन सिक्योरिटीज़ लिमिटेड के, हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे इस पूरी सूरत-ए-हाल पर मजीद बात करेंगे। शहरियार साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये इस वक्त इंडेक्स को हम ग्रेजुअली ऊपर जाता देख रहे हैं, ये जो स्टेबिलिटी है ये कोई बलून तो नहीं है, कोई एक अचानक से डाउनफॉल तो मार्केट में नहीं आना, कोई करेक्शन तो एक्सपेक्टेड नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी है इस वक्त मार्केट। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए, ये सवाल हमेशा से किया जाता है कि जब भी स्टॉक मार्केट में बुल रन आता है, तेजी आती है, कि आया ये बलून तो नहीं है। इसमें मेरे ख्याल में आपका भी या किसी का कसूर नहीं, क्योंकि हमारी सोसाइटी में हमने देखा कि जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जो दूसरे एवेन्यूज है या रियल एस्टेट में हमने देखा या दूसरी जगहों पे कि बलून होता है और वो फिर फट जाता है और फिर उसके बाद लोगों की इन्वेस्टमेंट जाया हो जाती है। लेकिन आप पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को देखेंगे तो कंटिन्यू उसमें सर जा रहा है और वो ग्राउंड रियलिटीज आपको समझना होगी कि पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक इंडिकेटर है डे बाय डे इंप्रूव होते जा रहे हैं। आया वो करंट अकाउंट डेफिसिट की बात कर लें, टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट की बात कर लें, सीमेंट की एक्सपोर्ट हमारी बढ़ती जा रही है, IT की एक्सपोर्ट बढ़ी है, रेमिटेंसेस $3 अरब से ज्यादा हमें मौसूल हो रहे हैं। मुसलसल दूसरा महीना हमारा करंट अकाउंट सरप्लस साइड पे आपको नजर आता है। LSM के डेटा इंप्रूवमेंट साइड के ऊपर नजर आ रहा है, FBI इंप्रूव हो रही है। सियासी माहौल पिछले एक साल से काफी बेहतर हो गया। हम IMF के प्रोग्राम को लेकर काफी हद तक आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जो कंपनीज लिस्टेड है, अगर आप उनका रिजल्ट देखेंगे, अभी रिजल्ट सीजन गुजरा है, आउटस्टैंडिंग रिजल्ट दिए सारी कंपनी से, ना सिर्फ डिविडेंड बहुत अच्छे दिए हैं, पे आउट बहुत अच्छे दिए हैं, साथ साथ कैपिटल गेन भी हुए हैं, ऑटो सेल्स भी इंक्रीज होने जा रही है। और दूसरी तरफ जो रेगुलेटर्स हैं वो काफी ज्यादा मुतहरिक हो रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में। आप देखें, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए काफी चीजें हो रही हैं। किसी स्टॉक के अंदर अगर कोई गैर मामूली मूवमेंट होती है तो फौरन ही हमें एक नोटिफिकेशन आ जाता है जिसके जरिए मालूम किया जाता है। तो ओवरऑल सेंटीमेंट बहुत ज्यादा पॉजिटिव है और हमारे ख्याल में हमें पॉजिटिव बात करनी चाहिए ताकि जो स्मॉल इन्वेस्टर है जो स्टेज में चढ़ने से महरूम रह गए और मार्केट 50,000 पॉइंट एक साल के दर्जे में तजावुज कर चुकी है, वो भी इससे मुस्तफीद हो सकते हैं। तो शहर साहब, ये बताइएगा कि अब ये जिस स्पीड से या पेस से पिछले एक साल में हमने इंडेक्स को ऊपर जाते देखा है, क्या उसी स्पीड से मार्केट का वॉल्यूम भी बढ़ते हमने देखा है? क्या उसी हिसाब से नए इन्वेस्टर भी आ रहे हैं और इन्वेस्टमेंट के लिए अभी वो अट्रैक्शन पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज में मौजूद है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की अगर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है। जो एक साल पहले जो हमारे जो इन्वेस्टर थे, एक्टिव इन्वेस्टर, उनकी तादाद जो कि अभी बहुत ज्यादा कम है अगर एक साल से कंपेयर करें, लेकिन ग्रेजुअली इसमें इंक्रीज होता जा रहा है। रेगुलेटर इस सिलसिले में काफी अहम किरदार अदा कर रहे हैं, ब्रोकर एसोसिएशन कर रही हैं। एक्चुअली हमारी सोसाइटी में इतनी अवेयरनेस नहीं है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को लेकर, तो कोशिश यही है कि सबकी सेमिनार मुनक्किद किए जा रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस दी जाए पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के हवाले से और वो लोग इन्वेस्टमेंट करें। तो स्लोली हम देख रहे हैं कि UIN नंबर भी इंप्रूव हो रहे हैं और यंग इन्वेस्टर भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का डायरेक्ट पूरी दुनिया में बढ़ गया और हम देखते हैं कि पाकिस्तान भर से अब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शहरियार भट्ट साहब, मैनेजर डारसन सिक्योरिटीज़ लिमिटेड हमारे साथ मौजूद। मार्केट इस वक्त हमारी ग्रो कर रही है, लेकिन कुछ सेक्टर्स ऐसे भी हैं कि जहां पर लोग परेशानी में भी मुब्तला हैं, खासतौर पर वो टैक्स पेयर्स जिन पर अब मिनी बजट की सूरत में एक और नया बोझ सामने आने वाला है, चूँकि जो इब्तदाई 6 माह का जो शॉर्टफॉल है वो अब 300 अरब से ज़्यादा का होगा और ज़ाहिर है कि जब ये शॉर्टफॉल होगा तो फिर इसको पूरा करने के लिए मज़ीद टैक्सेस आयद किए जाएंगे, पेट्रोलियम लेवी में इजाफा हो सकता है। तो अगर ऑयल प्राइसेस आलमी मार्केट में गिरते भी हैं तो शायद पाकिस्तान में उसका कोई ख़ास खातिर ख्वाह फ़र्क नहीं पड़ेगा। और फिर अब चूँकि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप आ चुके हैं और वो इलेक्शन जो हुए जो कि एक्सपेक्टेड नहीं थे कि इतना स्ट्रेट अवे और इतना वन साइडेड रिजल्ट बहुत जल्दी हमें देखने को मिलेगा, तो जो इलेक्शन की कॉस्ट होती है, जो इलेक्शन कैंपेन पर जो पैसा खर्च किया जाता है, तारीख के हिसाब से ये सबसे महंगे तरीन इलेक्शन अमेरिका के कहलाए, जहाँ $16 अरब हमने खर्च होते देखे, बड़े बड़े डोनेशन
डोनेशंस और बहुत सारी फंड रेजिंग भी की गई और दोनों पार्टीज़ को जो फंड्स मिले हैं, ये डोनेशंस मिले हैं, अब उसको रिकवर कैसे किया जाता है, ये डोनेशंस का या फंड रेजर्स का मकसद क्या होता है कि वो पार्टियों को इस तरह से फाइनेंस करते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन जो पहले यहाँ पर शॉर्टफॉल का रेवेन्यू उस पर ज़रा गुफ्तगू करते हैं। अली फरीद ख्वाजा साहब, चेयरमैन के ट्रेड के माहिर माशियात भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो अली फरीद साहब, अभी पाकिस्तानियों की मुश्किलात ज़ाहिर है ऐसा लग रहा है कि अभी ख़त्म होने का नाम नहीं लेंगे। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पॉजिटिव ज़रूर हैं, लेकिन अब ये टैक्स के शॉर्टफॉल का हम सामना देख रहे हैं। एक और मिनी बजट आएगा तो जो टैक्स पेयर्स ऑलरेडी जो सैलरीड पर्सनस हैं या जो बिजनेसमैन भी हैं, उन्हीं पर ये बोझ मजीद पड़ना है। तो इस साल बहुत सख्त होता जा रहा है पाकिस्तान के एक आम शख्स के लिए। जी, हालात तो काफ़ी अर्से से टफ थे। ये नहीं कि ये साल कोई ज़्यादा टफ नहीं था कंपेयर, क्योंकि पिछला साल भी बड़ा टफ था। और टैक्स कलेक्शन जो है वो बढ़नी चाहिए और आई होप के नए सेक्टर्स पर टैक्स लगे और जैसा हमने कहा कि उन्हीं पे बर्डन ना पड़े जो पहले से ही बर्डन है। सही। और फिर अली भाई साहब, इसमें जाहिर है कि एक रिफॉर्म की ज़रूरत होती है। अभी तक उस रिफॉर्म को बहुत तेज़ी के साथ हमने हुकूमत को नहीं करते देखा। अभी एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसा है जहाँ पर वो टैक्स नाफिज करने के लिए आपको कानून साजी करनी पड़ेगी, तो कुछ अभी भी टफ चैलेंजेस गवर्नमेंट के लिए हैं। अब ये वाला जो साल है, जो फिस्कल ईयर है, इसमें तो बहरहाल जो पुराने टैक्स पेयर्स हैं उन्हीं पर टैक्स के रेशो को बढ़ाया जाए और किसी तरह से उस टारगेट के करीब पहुँचा जाए। जी, आपने सही कहा कि रिफॉर्म प्रोसेस जो है उसमें अभी तक हम बड़ी सक्सेस नहीं ले सके। टैक्स के ऊपर ये काम किया जा रहा है कि उसको डिजिटल किया जाएगा, डिजिटल इकोनॉमी की तरफ मूव किया जाएगा ताकि कैश इन सर्कुलेशन कम हो, ताकि टैक्स चोरी कम हो। तो ये एक बहुत बड़ा एरिया है जिस पे गवर्नमेंट, मुझे पता है कि फोकस कर भी रही है, मगर जिसमें इम्प्लीमेंटेशन अगर और तेज़ होगी तो बेहतर होगा। और हमारी एक्सपेक्टेशन है, आवाम यही है कि हुकूमत जल्द से जल्द उस पर फोकस कर सके। दूसरा जो एरिया है वो प्राइवेटाइजेशन का है। उस पर PIA की प्राइवेटाइजेशन से काफ़ी उम्मीदें हमें थी, मगर दैट फेल्ड। तो सर्टेनली एटलीस्ट ऑन दोज टू एरियाज दे आर थिंग्स टू बी कंसर्न्ड अबाउट। सही। और ज़रा अली भाई साहब, ज़रा अमेरिका की तरफ ज़रा रुख करते हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप अब आ गए, इलेक्शन जीत गए, दोनों पार्टीज़ ने बहुत ज़बरदस्त कैंपेन की, बड़ा खर्चा भी हुआ, तारीख का महंगा तरीन ये इलेक्शन था, बड़े बड़े डोनेशन इन्हें मिले, बहुत फंड रेजिंग हुई। अब पाकिस्तान में तो एक आम कल्चर है, जो डोनेशन या फंड रेजिंग इलेक्शन कैंपेन्स में होती है, कोई सियासी जमात को पैसे देता है, उसका एक मकसद होता है, उसको वो रिकवरी करनी होती है। और वो यहाँ हमारे यहाँ जो एक आम कल्चर है वो उसी के मुताबिक की जाती है कि फिर हुकूमत में आने के बाद उस मुतल्लिका शख्स को या उसके इदारे को नवाजा जाता है। तो अब ये कल्चर वहाँ पर कितना डिफरेंट है और वहाँ जो डोनेशंस या फंड रेजिंग होती है वो किस बुनियाद पर होती है? जो एक ह्यूज अमाउंट कमला हैरिस ने जमा किया था या डोनाल्ड ट्रंप ने जमा किया, अब क्या वहाँ भी उसी तरह से उन लोगों को नवाजा जाएगा जो कि जिन्होंने जो डोनर्स थे या जो फंड रेजर्स थे? क्या तरीक़ेकार होता है और ये क्यों इस तरह से ये पैसे दिए जाते हैं कैंडिडेट्स को? जी, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है आपका और इसका जवाब हकीकत में तो यही है जो आप इंसिनुएट कर रहे हैं कि वाकई वहाँ पे भी जो पैसे देता है उसको उसका फ़ायदा होता है, इसलिए वो पैसे देते हैं। और इस इलेक्शन में सबसे जो इंटरेस्टिंग सपोर्ट आई है वो इलॉन मस्क की आई है, जिसने $130 मिलियन तक की सपोर्ट की है प्रेसिडेंट ट्रंप को। और इलेक्शन के आखिरी दिनों में वो प्रेसिडेंट ट्रंप के बिल्कुल साथ साथ था और वो कैंपेन पूरी मैनेज कर रहा था। तो जाहिर बात है वो एक्सपेक्ट जब से डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं इलेक्शन, ये क्लियर हुआ है कि वो जीत रहे हैं इलेक्शन, जब से ट्रंप के इलॉन मस्क के जो स्टॉक्स हैं उनके शेयर प्राइसेस में काफ़ी इजाफा हुआ है। इसी तरीके से साथ साथ बिटकॉइन के सपोर्टर्स और क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल एसेट्स के सपोर्टर्स ने भी प्रेसिडेंट ट्रंप को सपोर्ट किया, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोला था कि मैं आने के बाद क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल एसेट्स और बिटकॉइन को सपोर्ट करूंगा। तो उस इंडस्ट्री ने भी बहुत ज़्यादा पैसा भी इन्वेस्ट किया ट्रंप की कैंपेन के लिए और उसको सपोर्ट भी किया। और उसका रिजल्ट भी हमें पहले से नज़र आ गया कि जब से डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं बिटकॉइन की प्राइस ऑलमोस्ट 8% बढ़ गई है। तो पाकिस्तान की तरह वहाँ पे भी जिन्होंने विनिंग कैंडिडेट को सपोर्ट किया है वो या तो पॉजिटिव पॉलिसीज़ के थ्रू उनको फ़ायदा होगा या कुछ लोगों को पर्सनली भी हो सकता है कि गवर्नमेंट में कोई पोजीशन भी मिल जाए। एक्सपेक्टेशन है कि इलॉन मस्क नई हुकूमत में का हिस्सा हो सकते हैं वो।
अच्छा, और अब ज़ाहिर है कमला हैरिस चूँकि अपनी शिकस्त भी तस्लीम कर चुकी हैं, डेमोक्रेट से इलेक्शन हार गए, फंड रेजिंग उनकी बड़ी ज़्यादा थी, बल्कि ज़बरदस्त थी, डोनेशंस भी उनके पास ज़्यादा थे, तो अब उनके डोनर्स तो इस वक्त उनके पास मायूसी के सिवा तो कुछ भी हाथ नहीं आएगा कि वो कैंडिडेट चूँकि हार गई हैं तो ये उनका पैसा पूरा ज़ाया हो गया, उनका जो भी नैरेटिव था अब ना वो उसको ज़ाहिर है आगे लेकर चल सकेंगे, जो कोई फ़ायदा उन्हें मिलने की तवक्को थी अब वो भी ख़त्म हो चुकी है ऑलमोस्ट। जी, मगर अमेरिका में भी बिजनेसमैन बड़े क्लेवर होते हैं, तो हो सकता है कि उन्होंने दोनों पार्टीज को सपोर्ट किया हो। हाँ, सब जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने दोनों पार्टीज को हो सकता है सपोर्ट किया हो। तो कोई इतनी परेशानी के लिए शायद उनके लिए बात ना हो। सही। और ये जो जिस तरह से ये बड़े बड़े बिजनेसमैन ये सपोर्ट इनको करते हैं, और जब ये अब डोनाल्ड ट्रंप हुकूमत में आ गए, अब ये ड्यू होगा उनको अपने डोनर्स को भी फैसिलिटेट करना, अपने फंड रेजर्स को भी फैसिलिटेट करना, लेकिन एक अनप्रेडिक्टेबल सी शख्सियत हैं तो कोई ज़रूरी तो नहीं है कि वो उन्हीं के नैरेटिव को लेकर आगे चलें, या जो मंसूबा या जो मकासद डोनर्स के जहनों में हों वो डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद वो उनको पूरे भी होते नजर आए। कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन या कोई श्योरिटी होती है? जी, नहीं होती यार, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये रिस्क होता है, कि खासतौर पे प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ ये रिस्क है कि जो वादे उन्होंने किए थे वो क्या उसको पूरा करेंगे। नॉर्मली तो पॉलिटिक्स में एक कोई भी पॉलिटिकल जमात जो होती है वो अपना एक मैनिफेस्टो देती है, अपनी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पॉलिसीज डिफाइन करती है लोगों को, और उसी बेसिस पे लोग उसको वोट भी देते हैं और उसी बेसिस पे लोग इकोनॉमिक सपोर्ट भी करते हैं। तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सिस्टम होता है। मगर जिस तरह आपने बोला कि प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ ये रिस्क या खदशा ज़रूर रहता है कि क्या वो अपने लफ्ज़ पर कायम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तो हो सकता है उसका थोड़ा बहुत खदशा हो। मगर जिस तरह इस इलेक्शन में मैंने बोला कि बिटकॉइन वाले और क्रिप्टो करेंसी सपोर्टर्स और टेक्नोलॉजी की कंपनीज ने बड़ा सपोर्ट किया प्रेसिडेंट ट्रंप को, और वो इतना ज़्यादा सपोर्ट किया कि और उससे क्योंकि उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने उस पूरे के पूरे सेक्टर को प्रोमिस किए थे कि वो प्रेसिडेंट जब बन जाएंगे तो पॉजिटिव पॉलिसीज लाएंगे जिससे इन सेक्टर को फ़ायदा होगा। तो मेरे ख्याल में कम से कम इस सेक्टर पे जो उन्होंने वादे किए हैं वो उसको पूरा करेंगे। और अली फरीद साहब, इस डोनेशन की या फंड रेजिंग की अहमियत कितनी होती है, इसका इम्पैक्ट कितना होता है, यानी किसी भी कैंपेन में ये कितनी मददगार साबित हो सकती है? अगर ये जो 600-700-800 मिलियन डॉलर्स हैं, अगर ये डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मिलते डोनेशन, तो क्या उनकी कैंपेन कुछ हल्की हो जाती? नैरेटिव तो उनका फिर भी वही होता, या डोनर्स का और फंड रेजर्स का भी कोई नैरेटिव होता है जो उस कैंडिडेट के जरिए वो आवाम तक पहुँचा रहे होते हैं? जी, बहुत ज़रूरी है, कैंपेन फंडिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अमेरिका में वो टीवी एड्स खरीदते हैं, वो मार्केटिंग करते हैं, कस्टमर्स तक रीच करते हैं, एक अपनी कैंपेन टीम बनाते हैं, उस कैंपेन टीम की कॉस्ट होती है। सो इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव एंटरप्राइज, और अगर आप लोगों तक पहुंच नहीं रहे और उन पे अपना मैसेज नहीं पहुंचा रहे तो वो आपको भूल जाएंगे। साथ साथ अब सोशल मीडिया के दिनों पे, जिसे हम कहते हैं कि वी आर इन अ पोस्ट ट्रुथ वर्ल्ड, तो ना सिर्फ आप अपनी तारीफ करते हो, आप अपने जो मुखालिफ है उसकी बुराई भी करते हो। तो अगर जिसके पास ज़्यादा डीप पॉकेट्स है वो ज़्यादा ना सिर्फ अपनी तारीफ करता है जबकि दूसरे की बुराई भी करता है। तो इसलिए कैंपेन फंडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सही। और अली फरीद साहब, ये चूँकि ज़ाहिर डोनाल्ड ट्रंप चाइना के हवाले से बड़े वोकल हैं, एक टैरिफ बैरियर वो लेकर आना चाहते हैं, और फिर ज़ाहिर चाइना की जो एक्सपोर्ट्स अमेरिका को हैं उसमें शायद एक बड़ा कट डाउन हो जाए, तो इस सूरत हाल से क्या पाकिस्तान कोई फ़ायदा उठा सकता है? जो कि पाकिस्तान की भी एक बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट अमेरिका है, कुछ 6 से 7 अरब डॉलर्स हम अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं, तो क्या चाइना के रिप्लेसमेंट के तौर पर पाकिस्तान अपनी जगह बना सकता है? इसके लिए क्या क्या किन आइडियाज़ पर हमारी हुकूमत को इस वक्त वर्किंग करनी चाहिए? जी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने किया, और ये जो है कि चाइना से जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है ट्रेड की अमेरिका में भी और कुछ यूरोपियन ममालिक में भी, उससे पाकिस्तान को फ़ायदा उठाना ज़रूरी है। और ये आज की सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद की बात नहीं है, ये शायद पिछले 7 से 8 साल से ये ट्रेंड चल रहा है, और इस ट्रेंड की वजह से वियतनाम ने बहुत फ़ायदा उठाया, बांग्लादेश ने बहुत फ़ायदा उठाया, इंडोनेशिया ने बहुत फ़ायदा उठाया, और कुछ हद तक इवन इंडिया ने फ़ायदा उठा लिया, जबकि पाकिस्तान वाज इन द पोल पोजीशन टू बेनिफिट फ्रॉम दिस। कि होना ये चाहिए था कि चाइनीज़ कंपनीज पाकिस्तान में इन्वेस्ट करती, यहाँ पर अपनी फैक्ट्रीज बनाती, और फिर पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होती इन ममालिक तक। मगर अपॉर्चुनिटी अभी भी गई नहीं है, और ये CPEC 2.0 का यही एक ऑब्जेक्टिव था कि वहाँ से इंडस्ट्रीज यहाँ पे शिफ्ट हो। तो अपॉर्चुनिटी इज़ देयर, एंड
आई नो कि हुकूमत इस पर फोकस कर रही है और कोशिश भी कर रही है। जो हुकूमत के विजिट्स होते हैं चाइना पे, वो इसी बारे पे इस चीज़ को वो उजागर करते हैं और उस पर काम करने की कोशिश करते हैं। तो ज़रूरी है कि हम इसका फ़ायदा उठाएं। सही। और ये जो पाकिस्तान के साथ एक कनेक्शन है डोनाल्ड ट्रंप का, जो एक परसेप्शन बनाया जा रहा है कि उनके आने से एक फ़ायदा पाकिस्तान में होना था, ज़ाहिर है उसमें अब ये साबित हो चुका है कि कहीं कोई ग्राउंड रियलिटी तो मौजूद नहीं है, किसी प्रायोरिटी लिस्ट में पाकिस्तान का नाम नहीं है, और कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो इस वक्त दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। लेकिन फिर भी कोई एक क्या आउट ऑफ द बॉक्स जाके कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा काम इस गवर्नमेंट के बस में है कि अमेरिका, जिस तरह अभी हम देख रहे हैं कि सऊदीया, फिर चाइना, फिर मलेशिया, कतर, आज़रबाईजान, कई ममालिक के साथ हमने MOU साइन किए हैं, और अभी अरबों डॉलर्स की जो सरमायाकारी है वो एक्सपेक्टेड है कि अमेरिका के साथ भी किसी एक मखसूस इंडस्ट्री के लिए, किसी एक प्रोजेक्ट के लिए इस तरह की कोई बात हो सकती है? जी, प्रेसिडेंट ट्रंप के आने की वजह से पूरी दुनिया की रीअलाइनमेंट होगी। सबसे पहले जो है कि रशिया और यूक्रेन की जो वॉर है उस पर हो सकता है कि सेटलमेंट हो जाए, क्योंकि वो यूक्रेन को वेपन्स नहीं शायद दे और सपोर्ट ना करे यूक्रेन की। उसकी वजह से ऑयल प्राइसेस जो है वो कम होंगी और ज़्यादा। कल जब से खबर आई है, जब से ही ऑयल प्राइसेस 2% से कम हो चुकी हैं, तो ऑयल प्राइसेस के कम होने से पाकिस्तान को फ़ायदा है। दूसरी चीज़ जो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो US में इंटरेस्ट रेट्स कम करेंगे, तो US के अंदर काफ़ी ज़्यादा पैसा फ्लो होगा, जिसके अंदर US के अंदर खुद काफ़ी इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी। तो पाकिस्तान की कंपनीज़ को US मार्केट को केटर करने के लिए फोकस करना चाहिए, क्योंकि US इकोनॉमी में काफ़ी ग्रोथ होगी। तीसरा, इससे और इमर्जिंग मार्केट्स में को नुकसान होगा, जैसे चाइना और इंडिया में काफ़ी बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। और लास्ट चीज़ ये है कि हो सकता है कि इवन मिडिल ईस्ट के अंदर जो गाज़ा में जंग चल रही है और इसराइल का जो सारे लेबनान के साथ जो जंग चल रही है, हो सकता है कि इसकी भी कुछ सेटलमेंट हो, और हो सकता है कि सऊदी US रिलेशनशिप इम्प्रूव हो जाए, और उस रिलेशनशिप की वजह से भी पाकिस्तान का भी कोई उधर एक एंगल आए। आपने बिल्कुल दुरुस्त बोला कि प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए अदरवाइज पाकिस्तान कोई इकोनॉमिक या पॉलिटिकल प्रायोरिटी नहीं है पाकिस्तान, मगर प्रेसिडेंट ट्रंप का ये उनका एक तरीका है कि ही लाइक्स डीलिंग विद स्ट्रॉन्ग लीडर्स, और पाकिस्तान में अमेरिका के हमेशा से ही जो इंगेजमेंट है वो सिक्योरिटी डायनामिक्स पे रही है, और मेरे ख्याल में वही डायनामिक्स रहेंगे कि US वुड लाइक टू डील विद पाकिस्तान सिक्योरिटी ऑपरेटर्स मोर फॉर आल्सो जियोपॉलिटिकल पर्पसेस। तो वो ही एंगेजमेंट, मेन एंगेजमेंट रहेगी। कोई ऐसा नहीं होगा कि US जो है वो पाकिस्तान के इंटरनल मामलात में दखल अंदाजी दे। ऐसी चीज़ डेमोक्रेट्स करते थे, मगर रिपब्लिकन और प्रेसिडेंट ट्रंप से मेरी तवक्को नहीं है कि वो कुछ पाकिस्तान के इंटरनल पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर या पाकिस्तान के इकोनॉमिक सिचुएशन के ऊपर कोई ज़्यादा फोकस करेंगे, वो अमेरिका पे फोकस करेंगे ज़्यादा। तो कुछ नए ट्रेड एवेन्यूज़ इसका मतलब नहीं बन सकते या नहीं खुल सकते? जो ट्रेड वॉल्यूम है हमारा इस वक्त अमेरिका के साथ, शायद वो आने वाले 1-2 साल में भी इसी तरह का रहेगा, अगर कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ आने वाले दिनों में नहीं हुई तो। जी, अब हमें याद रखना चाहिए कि ट्रेड अब हमेशा ज़्यादातर अपने नेबर्स के साथ करते हो। जो आपके करीब होगा आप उसी के साथ ट्रेड कर सकोगे, दूर तो ट्रेड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए पाकिस्तान को ये तवक्को करना कि वो अमेरिका बहुत ज़्यादा बेचेगा जब वो अपने नेबर्स को कुछ बेचता नहीं है, वो थोड़ा मुश्किल है। इकोनॉमिकली हमें अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स अपने नेबरहुड में ढूंढने चाहिए, और नेबर्स के साथ ही आप ट्रेड करते हो, क्योंकि लॉजिस्टिकली बनना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सही। और जो हमारे करीबी, हमारे रीजन के कंट्रीज़ हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा MOUs तो साइन कर रहे हैं, मीटिंग्स भी हो रही हैं, डेलीगेशन जा भी रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ प्रोजेक्ट्स नहीं शुरू हो रहे, अभी तक इन्वेस्टमेंट्स आई नहीं है, अभी तक सिर्फ बातें ही चल रही हैं। कि ये इतना ही लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है कि इसमें सालों लग जाते हैं, या अब तो 6-7 महीने इस हुकूमत को इन सारे मामलों पर काम करते हुए अली फरीद साहब हो चुके हैं, अभी तक कुछ मामला आगे बढ़ क्यों नहीं पा रहा है MOUs के बाद? जी, हमारी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन थोड़ी मुश्किल और मुख्तलिफ भी है बाकी आम ममालिक के मुकाबले में। इंडिया से हम ट्रेड कर नहीं सकते, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है इंडिया का है, ईरान के साथ US हमें ट्रेड नहीं करने देता, चाइना के साथ और अफगानिस्तान का हमें पता ही है सिचुएशन। मगर अगर ये रशिया की सिचुएशन स्टेबलाइज होती है तो आई थिंक दैट कुड बी एन इंटरेस्टिंग मार्केट कि आप उज़्बेकिस्तान के थ्रू जो आपका TIR एग्रीमेंट है उसको यूज़ करते हुए आप उस रशियन मार्केट और सेंट्रल एशियन मार्केट्स को पेनिट्रेट करें। आई थिंक दैट कुड बी एन अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी। सऊदी अरेबिया के साथ आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल
हम लोगों को तो भेज ही रहे हैं। टेक्नोलॉजी सेक्टर पे काफ़ी खबरें आ रही है कि काफ़ी काम हो रहा है। मुझे मालूम है कि पाकिस्तान की काफ़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज ने पिछले 12 महीने के अंदर अपने दफातर खोले हैं रियाद के अंदर। तो आई नो कि इन सेक्टर्स में, इन जोग्राफीज के साथ तो काम हो रहा है, मगर जब तक आपको यू नीड अ बिग मार्केट, और इंडिया इज़ अ बिग मार्केट, यू कैंट सेल। चाइना कुड बी अ बिग मार्केट, मगर दे अगेन देयर इश्यूज। तो रशिया एंड सेंट्रल एशिया कुड बी a new big market around you, and Saudi Arabia has a big potential. ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अली फरीद ख्वाजा साहब, चेयरमैन के ट्रेड मारिया माशियात हमारे साथ मौजूद थे। कहते हैं ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ और अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर मारिया सुल्तान साहबा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इंटरनेशनल अफेयर्स की माहिर भी हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब हमने देखा डोनाल्ड ट्रंप आ चुके हैं, विक्ट्री स्पीच हो चुकी है, चैलेंजेस उनके सामने इस वक्त अमेरिका की इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना है, महंगाई में कमी करनी है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें क्रिएट करनी है, इमिग्रेंट पॉलिसी जो उनकी है उस पर उनका अपना एक नैरेटिव है। लेकिन जो इलेक्शन कैंपेन में हमने अरबों डॉलर्स खर्च होते, डोनेशन जमा होते और फंड रेजिंग होते देखी है, तो जो फंड रेजर्स का या डोनर्स का जो असल मकसद होता है इसके पीछे कि बड़े बड़े डोनेशंस वो अपने कैंडिडेट्स को दे रहे हैं, वो क्या बस इसी तरह से एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं, या वो बस चंदा दे दिया जाता है, या उसके पीछे कहीं कोई छुपा हुआ कोई नैरेटिव या कोई मकसद भी होता है जो कि अपने पार्टी या अपने कैंडिडेट की जीत की सूरत में हासिल करना होता है? वेस्टर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम है बिलखुसूस अमेरिका का, उसके अंदर ये तमाम जो फंड्स हैं, जो फंड रेजिंग है, ये सारी की सारी उन्होंने लेजिटिमाइज की हुई है। यानी कि इसके जरिए अगर आपके कोई मफाद हैं या आप समझते हैं कि कोई ऐसी पॉलिसीज आनी चाहिए जो एक किसी सेक्टर को बेनिफिट करनी चाहिए, तो मुख्तलिफ जो कंपनीज हैं और इंडिविजुअल्स जो हैं उस जगह के ऊपर बेनिफिट करते हैं। आप ये तो आप फंड रेजिंग की बात करें सिर्फ इलेक्शन कैंपेन में, वहाँ अगर आपने अमेरिकन सदर के साथ खाना खाना है या नाश्ता भी करना है तो उसके लिए भी जो है सीट्स जो है बिकती हैं जहाँ आप अपना पर्सपेक्टिव लेके जा सकते हैं। अमेरिका के अंदर लॉबिंग भी है, वो भी एक पेड एक्टिविटी है। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ अगर आप कुछ भी इस तरह करते हैं तो वो शफाफियत से या एटलीस्ट कम से कम वो वाज़े तौर के ऊपर आवाम के सामने जो है ना सिर्फ किया जाता है बल्कि अकाउंटेबल भी होते हैं। और फिर उसके बाद जो पॉलिसीज बनती हैं उसके अंदर भी बहुत सारे जो आपके इकोनॉमिक विजन्स होते हैं, जो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव्स होते हैं, वो उसको दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे एलॉन मस्क हैं, अभी जो है डोनाल्ड ट्रंप के मतलब प्रेसिडेंट बनने के साथ ही उनकी सिर्फ बिजनेस लोन में तकरीबन $33 बिलियन का जो है इजाफा हुआ है, क्योंकि क्रिप्टो जो करेंसी है उसको लीगलाइज करने की वो बात कर रहे हैं। इस तरह की जो है ना मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव्स जो है निकलते भी हैं और होते भी। ठीक है, और इसमें जो विनिंग कैंडिडेट होता है, ज़ाहिर है डोनाल्ड ट्रंप जीत गए तो जो उनके डोनर्स थे या उनके फंड रेजर्स थे वो तो भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाएंगे। जो कैमला हैरिस के फंड रेजर्स या डोनर्स थे तो वहाँ उनके लिए तो सिर्फ लॉस सिचुएशन ही है, वो तो फिर उस पोजीशन में नहीं होंगे कि उनका कोई नैरेटिव आगे चले या उनको कोई फ़ायदा उस तरीके से हो सके। देखिए नैरेटिव तो चलता रहता है, ये तो नहीं है कि पार्टीज खत्म हो जाती हैं। 49% जो एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट नंबर होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कि उसका नैरेटिव आगे लेके चले। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि उसको कांग्रेशनल सपोर्ट या जो स्टेट की जो सिस्टम है उसकी सपोर्ट नहीं मिलती है। इसी तरह हमने देखा था कि जब पिछली दफा ट्रंप आए तो बहुत सारे जो उनके बैन अवी ट्रेड एग्रीमेंट्स वगैरह थे बिलखुसूस यूरोप के साथ, एशिया पैसिफिक के साथ, वो सब के सब खत्म हुए। कुछ के ऊपर डेमोक्रेट्स ने तकरीबन 10 साल से नेगोशिएशंस कर रहे थे, वो सब चीजें जो है मतलब बंद हुई और उनका एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव आया। डोनाल्ड ट्रंप जो है ये रिपब्लिकन उनका बड़ा वाजे जो है स्टांस है इकोनॉमी के लिहाज से भी और उसकी जो है वो एक तरह से आप कह सकते हैं सेंट्रलिटी के लिहाज से। वो ये समझते हैं कि जो सबसे अहम बात अमेरिका की खारजा पॉलिसी, मल्टीलैटरल फ्रेमवर्क्स, इस तरह की चीज़ें नहीं बल्कि अमेरिकन अवाम है और उनकी इक़्तिसादी तरक्की। इससे उनके तमाम तरह फोकस अमेरिका के अंदर है और अमेरिका के अंदर जॉब क्रिएशन है और टैक्स कट्स देना और बेनिफिट्स देना ताकि मुख्तलिफ सेक्टर्स जो हैं चल पड़ें। लेकिन इस इकोनॉमिक पॉलिसी को अब जो मेजर वो चेंजेस लाना चाहते हैं, एक तो वो चाइना पर अगर टैरिफ बैरियर लगाते हैं तो वहाँ से सस्ती चीज़ें अमेरिका में आना ख़त्म हो जाएंगी, अमेरिका में अपनी मैन्युफैक्चरिंग उन्हें स्टार्ट करनी पड़ेगी। अगर वहाँ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाएगा तो इससे इकोनॉमी को डायरेक्टली तो नहीं फ़ायदा होगा बल्कि इससे शायद नुकसान हो सकता है। इस वक्त अमेरिका का डेट वैसे ही उनके GDP से ऊपर जा चुका है, तो इकोनॉमिक इशूज़ तो इस वक्त सर उठा रहे हैं अमेरिका में आहिस्ता आहिस्ता। देखें, बहुत ये इकोनॉमिक इशूज़ की वजह से ही ट्रंप साहब जो है इस वक्त ऑफिस में बैठे हैं। उसकी क्या बुनियादी वजह? उसकी बुनियादी वजह ये है कि अमेरिका ने जब भी कोई मुल्क किसी भी इक़्तिसादी चैलेंज से गुजरता है तो उसके 3 तरीके होते हैं जिससे वो बाहर निकल सकता है। एक ये कि वो जंग करे,
जंग के जरिए आप एक वॉर इकोनॉमी के साइकिल शुरू करते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि आप जो है एक तरीके से ये देखें कि जो मल्टीलैटरल फ्रेमवर्क्स हैं, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके जरिए आपको क्या फ़ायदे हो सकते हैं, और या उसके अंदर आपकी जो करेंसी है वो एक बैनुल अक़वामी तिजारत का जरिया बने, और उसके बाद आप उस सेक्टर या कुछ सेक्टर्स को फोकस करके उसके जरिए एक साइकिल, इकोनॉमिक साइकिल शुरू करें। और तीसरा ये होता है कि आप रेवोल्यूशन लेके आए। लेकिन ये जो इकोनॉमिक साइकिल आप शुरू करते हैं उसके साथ साथ ये ज़रूरी होता है कि आप अपनी फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी को तब्दील करें। लेकिन अमेरिका, जैसे कि हम सब जानते हैं कि अमेरिका ने कभी भी अपनी फिस्कल या मॉनेटरी पॉलिसी के स्ट्रक्चरल इशूज़ को ठीक नहीं किया। उन्होंने हमेशा एक्सटर्नल डेट देकर या एक्सटर्नल बोरोइंग के जरिए अपनी प्रॉब्लम्स को मैनेज किया, क्योंकि बैनुल अक़वामी जो तजारत की जो बैकबोन है वो डॉलर पर थी। लेकिन जो अमेरिका की जो जंगें हुई हैं यूक्रेन में और इजराइल में, उससे जो डॉलर की बैनुल अक़वामी जो है ना करेंसी ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर ट्रेड, वो इफेक्ट हो गई। उसका नुकसान क्या हुआ? उसका नुकसान ये हुआ कि आपके पास बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में युआन की बात हो रही है कि युआन में आप तजारत करें। रूबल में जो रूबल लेड कंट्रीज हैं वो कह रही हैं कि आप क्रिप्टो करेंसी में करें या किसी और तरीके से करें, लेकिन डॉलर के अंदर ट्रेड ना करें। ब्रिक्स के अंदर तकरीबन 159 कंट्रीज हैं जिन्होंने कहा है कि आप अपनी बायलैटरल ट्रेड के जरिए या अपनी लोकल करेंसी और जो ब्रिक्स के साथ जो करेंसीज टेंजिबल हैं उनके जरिए ट्रेड करें, लेकिन डी डॉलराइजेशन की ड्राइव हुई है। इससे जाहिर है अमेरिका के ऊपर एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट आया। अब जो ट्रम्प साहब कह रहे हैं चाइना के लिए कि वो चाइना पे अगर वो सैंक्शंस लगाते हैं तो वो एक लार्जर फ्रेमवर्क की पॉलिसी है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हम अमेरिका के अंदर चीज़ें बनाएंगे ताकि अमेरिका की इकॉनमी दोबारा चले, अमेरिका के अंदर जॉब्स क्रिएट हों, और जो बाहर से चीज़ें इंपोर्ट करेंगे उनके ऊपर हम डेफिनेटली एक जो है प्रेशर डालेंगे। अब इसका रिवर्स इम्पैक्ट चीन पे भी होगा, इसका रिवर्स इम्पैक्ट बाकी चीज़ों पे भी होगा। ये केयरफुली मैनेज्ड इकोनॉमिक जो है रिस्पॉन्स है, और ट्रम्प साहब का ख्याल है कि इससे वो अमेरिका की अंदरूनी तजारत को फ़रोग़ दे सकें। और हमारे साहब जो केसेस थे डोनाल्ड ट्रंप पर, अब जाहिर है कि ये भी एक एंगल था कि अगर वो प्रेसिडेंट नहीं बनते और हार जाते तो वो शायद जनवरी में जेल में होते। अभी तक वो अपने पैसे का इस्तेमाल करते हुए जेल से बाहर थे। वो केसेस आहिस्ता आहिस्ता अब ख़त्म हो जाएंगे, चूँकि वहाँ का ये कानून या आइन है कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है उस पर ये केसेस नहीं रह सकते, वो इस्तिस्ना उसको हासिल है। जो स्टेट की तरफ से केसेस थे वो भी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे, चूँकि 2 ऐसे मुकदमात थे गालिबन जो स्टेट्स की तरफ से थे, उनको भी एकदम से ख़त्म कर दिया जाएगा या उनका कोई एक थ्रू प्रोसेस के तहत वो ट्रम्प को गुजरना होगा भी उस प्रोसेस से? देखिए, अमेरिकन सदर जो है, चाहे सिर्फ अमेरिकन सदर नहीं, दुनिया में जब भी आप कोई स्टेट पोजीशन लेते हैं तो आपके ऊपर जो भी लीगल फ्रेमवर्क्स होते हैं वो सारे के सारे मुंजमद हो जाते हैं। तो वो ये नहीं हो सकता कि आप अमेरिकन प्रेसिडेंट हो और आपके ऊपर केसेस चल रहे हैं, ये मुमकिन नहीं है। ये जब तक कि वो अमेरिकन प्रेसिडेंट रहेंगे अगले 4 साल तक, तब तक ये मुमकिन नहीं है कि उनके ऊपर ये केसेस चलाए जाएं, ना ही स्टेट की तरफ। दूसरी एक और बात जो हम अक्सर औकात नहीं समझते कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है एक बहुत ताकतवर लेकिन एक ऑटोक्रेटिक सिस्टम है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब भी अमेरिकन प्रेसिडेंट आता है तो अपने साथ तकरीबन 4,500 ब्यूरोक्रेट्स को एक साथ 20 जनवरी के बाद तब्दील कर सकते हैं और करते भी हैं। यही वजह है कि पूरे स्टेट का जो फ्रेमवर्क है वो तब्दील हो जाता है। यही वजह है कि आपको उनके बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स उनके थिंक टैंक्स में नजर आते हैं जब वो आउट ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, और जब गवर्नमेंट में जब उनकी गवर्नमेंट आती है तो वो वापस आपको प्रेसिडेंट के साथ मुख्तलिफ कैबिनेट पोजीशंस में देखने में नजर आते हैं। ट्रम्प का फर्क ये है कि इनके साथ ब्यूरोक्रेट्स नहीं बल्कि इनके साथ बहुत सारी तजारत करने वाली कम्युनिटी इनके साथ है, इनकी तजारती या बिजनेसमैन इनके साथ है। तो वही बिजनेसमैन जो है जब वो ट्रम्प के साथ नहीं है या उनकी मिनिस्ट्रियल पोजीशंस में नहीं है तो वापस जाके वो बिजनेसमैन बन जाते हैं। ये एक बुनियादी फ़र्क है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का या रिपब्लिकन्स का वर्सेस डेमोक्रेट्स। अच्छा, ये केसेस मुंजमद हो जाएंगे, यानी ये 4 साल तक ये मुंजमद रहेंगे, और जब 4 साल बाद डोनाल्ड ट्रंप की टर्म ख़त्म होगी तो उसके बाद ये फिर से एक्टिव हो जाएंगे और फिर डोनाल्ड ट्रंप को चार्ज किया जाएगा इसमें? देखिए, अगर चार्ज कर सकते हैं तो एक अलग बात है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि वहाँ लीगल एक्शन क्या है। अमेरिका एक लॉयर्स का मुल्क है, वहाँ मुख्तलिफ क्लास सेक्शंस होते हैं, डिपेंड करता है कि ये किस तरह इसको आगे लेके जाते हैं। ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि इस वक्त अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में रिपब्लिकन की तरफ से भी बहुत सारे कुछ लॉयर्स मौजूद सही, और बहुत सारे जजेस मौजूद हैं। हमारी साहब, पाकिस्तान तो इस वक्त किसी प्रायोरिटी लिस्ट में ज़ाहिर डोनाल्ड ट्रंप की नहीं है, लेकिन ये 4 साल टेन्योर है और कुछ नहीं कहा जा सकता कि कब किस मुल्क की स्ट्रेटेजिक पोजीशन या इकोनॉमिक पोजीशन चेंज हो जाए और इम्पोर्टेंस बढ़ जाए। तो कोई पाकिस्तान के साथ इस वक्त आने वाले 6 माह में या 1 साल में कोई ट्रेड रेवेन्यू पर या
किसी और स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से कोई कनेक्शन आपको बनता हुआ नजर आ रहा है, यानी डोनाल्ड ट्रंप के आने से पाकिस्तान को कोई डायरेक्टली फ़ायदा मिल सकता है? हमें फायदा मिलेगा यकीनी तौर पे, क्योंकि देखिए वो लीगल इमिग्रेंट्स की बात कर रहे हैं, उसमें आपकी बहुत सारी जो कम्युनिटी है जो पढ़ी लिखी पाकिस्तानी है वो मतलब अमेरिका जाते हैं, और साथ में उनको लीगलाइजेशन की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो लोग सही तरीके से अमेरिका में आते हैं, अमेरिकन इकॉनमी को प्रमोट करेंगे तो उनके साथ चलेंगे। दूसरी तरफ दो तरफा तजारत की बात करें। तीसरी बात यह है कि वो ये कहते हैं कि हम अफगानिस्तान के मामले में उन्होंने कहा जी अगर वहाँ खवातीन बुर्का पहनती हैं या नहीं पहनती हैं तो इसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, उनका ये हक है, उनको ये हक उनका महफूज है, और अंदरूनी मामलात में हमें किसी मुल्क पे दाखिला मतलब दखल नहीं देना चाहिए। तो उसके हाथ से ज़ाहिर है अगर वो अफगानिस्तान को स्टेबलाइज कर लेते हैं या वो पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करते हैं तो हमारे लिए एक तरह से एक स्पेस निकलेगी जहां हम तजारती तौर पर बहुत सारा कुछ मतलब हासिल कर सकते हैं अगर हम एक फोकस्ड इकोनॉमिक अप्रोच के जरिए अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को सही। लेकिन अब जब चाइना पर वो सैंक्शंस लगा रहे हैं और पाकिस्तान और चाइना का जो एक रिलेशन है CPEC के जरिए वो बड़ा मजबूत हो रहा है, फिर पाकिस्तान को अमेरिका की भी ज़रूरत रहती है हिमायत की, क्योंकि पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इस वक्त पाकिस्तान को किस तरह से एक बैलेंस एक्ट रखने की ज़रूरत है, दोनों को साथ लेकर किस तरह से बेहतर अंदाज से चल सकता है पाकिस्तान? देखिए हमें अपनी तजारत पे फोकस करना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी जंग दो बड़े हाथियों के दरमियान नहीं है। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि अमेरिका के चीनी सनत के ऊपर सैंक्शंस लगाते हैं या कौन सी चीनी सनत या अमेरिकन सनत एक दूसरे के ऊपर सैंक्शंस लगाते हैं। हमने सिर्फ ये देखना है कि उसमें से कौन सा ट्रेड जो है पाकिस्तान के लिए पॉसिबल है, CPEC से हम क्या फ़ायदा उठा सकते हैं, क्या हम वो जिस जगह के ऊपर अगर किसी किस्म की सैंक्शंस आती है तो क्या हमारे पास कोई इकोनॉमिक स्पेस क्रिएट होती है, क्योंकि इस वक्त हर तरफ दुनिया में जो वाहिद फोकस है खर्चा पॉलिसी में वो तजारत के ऊपर है, और अगर आप तजारत कर सकते हैं या अपनी इकोनॉमी को रीजनरेट कर सकते हैं तो ये सबसे आला बात। और जो चाइना पर सेक्शंस होंगी डोनाल्ड ट्रंप की, उससे कोई इकोनॉमिक फ़ायदा पाकिस्तान उठाने की पोजीशन में, यानी अपने आप को चाइना का रिप्लेसमेंट या ऑल्टरनेट हम कंसीडर कर सकते हैं, और उसके लिए हमें फिर क्या ज़रूरियात होंगी इस वक्त हुकूमत को? लेकिन रिप्लेसमेंट तो नहीं आप होंगे, ज़ाहिर है चाइना दुनिया की फैक्ट्री है, अब उनको रिप्लेस तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि आप उनसे कुछ इंडस्ट्री को जो है पाकिस्तान में शिफ्ट कर सकते हैं CPEC की वजह से, क्योंकि आपकी बेल्ट एंड रोड की वजह से कुछ मामलात में आपके पास तरजीह हासिल है चीन पाकिस्तान की तजारत में। अब वो कौन से सेक्टर्स हैं, क्या करना है आपने, ये आपने देखना है, इसका क्या फैसला होगा ये भी आपने इस बात को देखना है। लेकिन एक बात तय है कि अगर हम एक संजीदा तरीके से अपनी इक़्तिसादी पॉलिसी या इकनॉमिक पॉलिसी पे गौर करेंगे तो हम दोनों ममालिक के साथ जो है काम भी कर सकते हैं और हमारे लिए एवेन्यूज भी खुल सकती हैं, लेकिन इसमें हमें संजीदगी से बात करनी होगी, नफूजों की बुनियाद के ऊपर नहीं। और डोनाल्ड ट्रंप के आने से जो एक परसेप्शन था कि पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल अनरेस्ट है वो खत्म हो जाएगा, सिर्फ एक कॉल उनकी या उनकी टीम में से, ज़ाहिर उनके लिए तो कॉल करना शायद पॉसिबल नहीं होता, उनकी टीम में से अगर कोई एक कॉल हो जाएगी तो यहाँ बहुत कुछ तब्दील हो सकता है, बहुत कुछ स्मूथ हो सकता है, तो ये उस तरफ तो मामला जाते नहीं जा रहे हैं। नहीं, मेरे ख्याल से गलत तज्जिया है, क्योंकि देखें हर एक की अपनी तर्ज़ हुकूमत होती है, और जो रिपब्लिकन्स हैं उनका जो बुनियादी मौक़िफ़ यही है कि उन्हें समझते कि ममालिक के अंदरूनी मामलात में दखल-अंदाज़ी भी की जाए। वो सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि अमेरिका को इस तजारती फैसलों से क्या फ़ायदा होगा, इक़्तिसादी क्या फ़ायदा होगा, और तजारत के कितने वेन्यूज़ और उनकी ग्लोबल असर रसूख क्या है। ये कोई मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है जो इस वक्त सपोर्ट ले रही हैं डेमोक्रेट से। रिपब्लिकन्स जो है हार्ड को बिजनेसमैन है और उनके हार्ड को रियलिस्ट हैं, उनका ख्याल ये कि जो भी ताकत का मरकज़ है अगर उस ताकत के मरकज़ से वो बातचीत करेंगे तो यकीनी तौर पर उनको भी फ़ायदा होगा और ममालिक को भी। तो इनकी जो पर्सपेक्टिव है, तरीक़ा हुकूमत है, वो मुख्तलिफ है, और उस तरीक़ा हुकूमत के अंदर ये स्पेस नहीं है कि वो अंदरूनी मामलात के अंदर लोगों की दखल अंदाजी करें। अगर वो अफ़गानिस्तान पे तालिबान के ऊपर जो मैंने आपको बयान दिया है वो ऐसा बयान दे सकते हैं तो आप समझ सकते हैं कि उनका जो पर्सपेक्टिव है वो दुनिया में पुलिस मैन के तौर पर नहीं देखना चाहते, वो ये देखना चाहते हैं कि अमेरिका को दोबारा अजीम कैसे बनाया जाए, अमेरिका को दोबारा जो है इक़्तिसादी जो चैलेंजेस हैं अंदरूनी तौर पे उनको कैसे दूर किया जाए, और उसके अलावा किन सेक्टर्स को किस तरह गैल्वेनाइज किया जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा, इंटरनेशनल अफेयर्स की एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद थी। नाज़रीन सुनिए, इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।